नमस्कार। लेट्स माइक में आप सुन रहे हैं न्यूज एट 5। बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर से। फिर जानेंगे देश दुनिया और आपके अपने राज्यों तक की बड़ी अपडेट्स। जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक आज से दिल्ली में शुरू हुई। कल इस बैठक के तहत लिए गए फैसलों का ऐलान होगा, जिसका इंतजार कंपनियों से लेकर आम आदमी तक को है। वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वाधीनता दिवस पर लाल किले से दिवाली पर नए जीएसटी रिफॉर्म लाने की बात कही थी। इस ऐलान के बाद जीएसटी परिषद की ये पहली बैठक है। जीएसटी काउंसिल की इस बैठक में कई बड़े फैसले हो सकते हैं। दिवाली पर लागू होने वाले नए जीएसटी रिफॉर्म के तहत 2 टैक्स स्लैब और आम आदमी से जुड़ी चीजें सस्ती करने पर मुहर लग सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी कहा कि इस बैठक में दरों को युक्तिसंगत बनाने के मुद्दे पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिससे डेली यूज के साथ साथ महंगी वस्तुएं भी सस्ती होंगी। भारत के दौरे पर आए जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान डेविड वेटफुल ने नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की। इससे पहले मंगलवार को वेटफुल बेंगलुरु पहुंचे और उन्होंने इसरो का दौरा किया। प्रतिनिधि स्तर की बैठक में वेटफुल ने कहा कि मेरे लिए यह बहुत रोचक अनुभव था कि मैंने पूरा एक दिन बेंगलुरु में बिताया और देखा कि हम आर्थिक और सांस्कृतिक स्तर पर पहले से कितना काम साथ कर रहे हैं। ये मेरे लिए बेहद आश्चर्यजनक था कि कितने विद्यार्थी जर्मन भाषा सीख रहे हैं। इससे साफ है कि भारत और जर्मनी के बीच संभावनाएं बहुत अधिक हैं। For me personally, it was really very interesting to spend the whole day in Bangalore to see what we are really doing already together, economically and culturally. Really, that was astonishing for me to see how many students are learning German. And that shows us that the potential is really, really high for the two of our countries. And economically, you already mentioned the FTA. Germany is a full supporter of getting this agreement negotiated as soon as even possible. We are a free trade nation. And of course, you know that after or similar to the Mercosur agreement, the EU is working on the one with India is the most important to us. And I hope really that we can be successful. I already learned today, the meeting with the economic minister, that he is very optimistic for the forthcoming time. And you can be assured that we will use all arguments we have with the Commission to push this forward and to reach a new level between our countries and between the EU and India on this. So thank you so much for having us. I'm looking forward to our conversation today. Thank you. बातचीत के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि हम आपके सहयोग पर भरोसा करते हैं ताकि भारत और यूरोपीय संघ के संबंध और गहरे हों और मुक्त व्यापार समझौते की बातचीत तेजी से आगे बढ़ सके। भारत और जर्मनी के बीच बहुपक्षीय सहयोग का मजबूत इतिहास रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी आज की बातचीत से ये सहयोग और आगे बढ़ेगा। Today, I look forward to an in-depth discussion on the various dimensions of our bilateral cooperation. By doing so, we would also be preparing for a fruitful intergovernmental consultations later. It will certainly be insightful for us to hear from you Germany's perspectives on key global and regional issues. We count on your support to deepen our relationship with the European Union and expedite the FTA negotiations. India and Germany have a strong history of multilateral cooperation, which I'm confident will be further advanced through our talks today. Once again, a very, very warm welcome, and I would invite you to make your opening remarks. केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA पर बड़ा फैसला किया है। भारत में कट ऑफ तारीख को बढ़ाकर 31 दिसंबर 2024 कर दिया गया है।
यह फैसला गृह मंत्रालय ने किया है, जिससे उन लोगों को राहत मिलेगी जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए हैं। गृह मंत्रालय के आदेश में कहा गया कि हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के वे लोग जो 31 दिसंबर 2024 तक भारत आए हैं, उन्हें पासपोर्ट या अन्य कागजात के बिना भी देश में रहने की इजाजत दी जाएगी। ये आदेश इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 के तहत जारी किया गया है। इसके तहत उन लोगों को राहत मिलेगी जो मान्य पासपोर्ट और वीजा के बिना भारत आए या फिर जिनके कागजात की वैधता खत्म हो चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के बस्तर में करेंगुट्टालू पहाड़ी पर ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट को सफलतापूर्वक अंजाम देने वाले सीआरपीएफ, छत्तीसगढ़ पुलिस, डीआरजी और कोबरा जवानों से नई दिल्ली में मुलाकात की और उन्हें सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने अगले साल 31 मार्च तक देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का सरकार का संकल्प दोहराया। शाह ने करेंगुट्टालू पहाड़ी पर चले अब तक के सबसे बड़े नक्सल विरोधी अभियान ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट में वीर जवानों के शौर्यपूर्ण प्रदर्शन के लिए सुरक्षा बलों के जवानों को बधाई देते हुए कहा कि नक्सलियों के खिलाफ अभियान के इतिहास में जवानों का शौर्य और पराक्रम एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में दर्ज होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हर बच्चे को अपने माता पिता का प्यार, मार्गदर्शन और भावनात्मक सहयोग पाने का पूरा हक है। इसे किसी भी हाल में रोका नहीं जा सकता, चाहे माता पिता अलग अलग देशों में क्यों न रह रहे हों। ये टिप्पणी जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने उस याचिका की सुनवाई में की, जिसमें एक पिता ने आयरलैंड में उसकी पत्नी के साथ रह रहे 9 साल के बेटे से वीडियो कॉल पर बात करने की अनुमति मांगी थी। बेंच ने पिता की मांग को जायज ठहराते हुए आदेश दिया कि पिता बेटे से हर दूसरे रविवार को आयरलैंड समय के अनुसार सुबह 10 से 12 बजे तक 2 घंटे वीडियो कॉल पर बात कर सकते हैं। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि माता पिता दोनों सुनिश्चित करें कि यह प्रक्रिया बिना किसी रुकावट के पूरी हो। भाजपा ने दावा किया है कि कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के साथ ही उनकी पत्नी के पास भी 2 वोटर आईडी हैं। भाजपा आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा कि खेड़ा की पत्नी कोटा नीलिमा का नाम तेलंगाना की खैरताबाद और दिल्ली की नई दिल्ली विधानसभा सीट की वोटर लिस्ट में है। ये कोई संयोग नहीं है, बल्कि कांग्रेस नेताओं की वोट चोरी की रणनीति है। जो लोग आम नागरिकों पर वोट चोरी का इल्जाम लगाते हैं, वही खुद कई जगहों पर वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराते हैं। भाजपा नेता शाजिया इल्मी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा, कांग्रेस पार्टी जो अपने को मोहब्बत की दुकान कहती है, दरअसल सिर्फ और सिर्फ फर्जीवाड़े और फरेब का बाजार है। कांग्रेस पार्टी के CWC मेंबर और मीडिया हेड पवन खेड़ा के पास 2 EPIC कार्ड्स मिले। अब उनकी पत्नी कोटा नीलिमा, जो 2023 में 60 खैराबाद विधानसभा तेलंगाना में उम्मीदवार थी, उनके पास भी 2 EPIC कार्ड्स मिले हैं, यानी कि 2 वोटर कार्ड्स मिले हैं। डिटेल साफ है। 2023 एफिडेविट और वोटर रोल, नाम कोटा नीलिमा, पति का नाम पवन खेड़ा, EPIC नंबर TDZ 2666014, असेंबली 60 खैराताबाद, पार्ट नंबर 214, सीरियल नंबर 314। 2025 में ही यही EPIC नंबर अभी भी एक्टिव है, बल्कि उसमें भी पार्ट बदल जाता है। तो EPIC नंबर वही रहता है, असेंबली 60 खैरताबाद रहती है, पार्ट नंबर अब 2014 से 204 हो जाता है, और जो सीरियल नंबर है वो 314 से 752 हो जाता है। लेकिन खेल यह भी खत्म नहीं होता। जरा सोचिए, एक और EPIC कार्ड, एक और वोटर कार्ड, और इस बार दिल्ली से निकल कर आता है, ये प्रकट होता है। इसमें नाम कोटा नीलिमा, लेकिन इसमें नाम है के नीलिमा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बाढ़ प्रभावित राज्यों जैसे पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के लिए तत्काल विशेष राहत पैकेज की घोषणा करने और राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने का आग्रह किया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता ने एक वीडियो बयान जारी कर बाढ़ प्रभावित राज्यों के लिए विशेष पैकेज की मांग की है।
नमस्कार। पंजाब में बाढ़ के कारण बहुत नुकसान हुआ है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी बहुत बुरी हालत है। बहुत दुख होता है ये देखकर कि लोग अपने बच्चों को, अपने परिवारों को बचाने के लिए इतना संघर्ष कर रहे हैं। मोदी जी, सरकार की जिम्मेदारी लोगों की रक्षा करनी होती है। आप जल्दी से जल्दी इन स्टेट्स के लिए एक स्पेशल रिलीफ पैकेज तैयार कीजिए और लोगों की प्रोटेक्शन कीजिए। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के जुरूडांड में गणेश विसर्जन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं को तेज रफ्तार बोलेरो ने रौंद दिया। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और 20 से ज्यादा घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद अंबिकापुर रेफर कर दिया गया। गंभीर रूप से घायल 18 ग्रामीणों को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती किया गया है। जानकारी के मुताबिक जुरूडांड के श्रद्धालु गणेश विसर्जन के लिए गाजे बाजे के साथ निकले थे। विसर्जन में करीब 150 श्रद्धालुओं की भीड़ थी। इस दौरान रात को रायकेरा की ओर से आ रही तेज रफ्तार बोलेरो भीड़ में घुस गई। गाड़ी ने कई श्रद्धालुओं को कुचल दिया। दूसरे विश्व युद्ध में जापान की हार के 80 साल पूरे होने पर चीन में विक्ट्री डे परेड मनाया गया। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने राजधानी बीजिंग के खियानमेन चौक पर परेड की सलामी ली। जिनपिंग के भाषण के बाद सैन्य परेड निकाली गई। जिनपिंग ने कहा कि चीन किसी भी धमकियों से नहीं डरता और हमेशा आगे बढ़ता रहता है। उन्होंने लोगों से इतिहास याद रखने और जापान के खिलाफ लड़ने वाले सैनिकों को सम्मान देने की अपील की। परेड में हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स, YJ-21 एंटी शिप क्रूज मिसाइल और JL-3 पनडुब्बी से छोड़ी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल शामिल थी। वहीं DF-5C न्यूक्लियर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का एडवांस वर्जन 6F भी दिखाया गया। ये मिसाइल अमेरिका तक मार कर सकती है। बीजिंग में हुई विक्ट्री डे परेड में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन शामिल हुए। ये पहला मौका था जब जिनपिंग, पुतिन और किम जोंग उन एक साथ सार्वजनिक मंच पर दिखाई दिए। शी जिनपिंग ने खुद को एक वैश्विक नेता की तरह पेश किया। विक्ट्री डे परेड के बाद रूसी राष्ट्रपति पुतिन और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। इस दौरान पुतिन ने कहा कि उत्तर कोरिया की सेना ने कुर्स्क क्षेत्र को आजाद कराने में रूस की मदद की। इस पर किम ने कहा कि रूस की मदद करना भाई के तौर पर उत्तर कोरिया का कर्तव्य है। उत्तर कोरियाई सैनिकों की तारीफ के लिए किम ने पुतिन को धन्यवाद दिया। ये सैनिक यूक्रेन युद्ध में रूसी सेना की मदद कर रहे हैं। किम ने पुतिन से कहा कि जून 2024 के समझौते के बाद द्विपक्षीय सहयोग मजबूत हुआ है। पिछले साल दोनों देशों ने एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें सबसे अहम समझौता आपसी सुरक्षा का है। उस समय किम ने इस संधि को अब तक की सबसे मजबूत संधि बताया था। उत्तर कोरिया के नेता ने बैठक में कहा कि रूस और उत्तर कोरिया को विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग अधिक मजबूत करना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने भारत पर 50% टैरिफ इसलिए लगाया है क्योंकि लंबे समय तक दोनों देशों के बीच एक तरफा रिश्ता था। एक प्रेस ब्रीफिंग में ट्रंप ने कहा कि भारत अमेरिकी सामान पर 100% टैरिफ लगाता है। ये दुनिया में सबसे ज्यादा है। इसकी वजह से अमेरिका और भारत के व्यापार में असंतुलन पैदा हो गया है। ट्रंप ने उदाहरण देते हुए बताया कि अमेरिकी कंपनी हार्ले डेविडसन भारत में मोटरसाइकिल नहीं बेच पा रही थी क्योंकि भारत ने 200% टैरिफ लगा रखा था। इस वजह से कंपनी ने भारत में ही एक प्लांट बनाया, जिससे अब उसे टैरिफ नहीं देना पड़ता। We get along with India very well, but India has, you have to understand, for many years it was a one-sided relationship. Only now since I came along and because of the power that we have with tariffs, India was charging us tremendous tariffs, about the highest in the world. They were about the highest in the world, number one. And we therefore weren't doing much business with India, but they were doing business with us because we weren't charging them. Foolishly, we weren't charging them. So they would send in massive, everything they made, they'd send it in, pour it into our country. Therefore, it wouldn't be made here, which is a negative. But we would not send in anything because they were charging us 100% tariffs. And, I'll give you an example. Harley Davidson couldn't sell into India. There was a 200% tariff on a motorcycle. न्यूज़ एट 5 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।